चर्चा इस बात पर कि जीसीसी कंट्रीज चुप क्यों हैं। आज अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें जो ईरान के सामने हैं, डटकर खड़ी हैं, लेकिन काउंटर में एक पत्थर नहीं फेंकती कि फुजरहा पोर्ट के ऊपर यूएई के हमला होता है, ईरान हमला करता है। अगले दिन अपडेट मिलता है कि अमेरिका कह रहा है कि हम अब ऑपरेशन फ्रीडम रोक देंगे। और इसी के विषय में मैं एक और चीज मैं इसमें काउंटर करना चाहूंगा। बिल्कुल, आप अगर अमेरिकन नहीं होते, उनके ऊपर कोई वजह नहीं थी ये उनको मारने की। कैसे वो जस्टिफाई करें कि मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ रहे हैं? सवाल तो बड़ा है। आफ्टर ऑल जीसीसी कंट्री चुप क्यों है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा एक बहुत ही गहरी चर्चा इस बात पर कि जीसीसी कंट्रीज चुप क्यों हैं, खाड़ी देश चुप क्यों हैं। सवाल ये इसलिए कि जिस अमेरिका और इजराइल ने ईरान को पनिश करने के लिए, क्योंकि अक्सर कहा गया कि अमेरिका को हमेशा ईरान से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल नाम की थ्रेट मिली, तो उसने पनिशमेंट के लिए ईरान को टारगेट करना शुरू किया। पनिशमेंट भी हुआ, लेकिन इन दोनों देशों को ईरान से कोई डर नहीं लगा। ईरान ने इनके ऊपर काउंटर हमले भी किए तो इनके कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ईरान की पनाह से पनपे जीसीसी कंट्रीज, जिनमें मेजर सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, ये सारे वो देश थे जिन्हें कभी अमेरिका ने ही इतना संपन्न बनाया। कहते हैं कि 1990 के दशक में जहां कतर के पास क्राइसिस था कि उसका कंट्री कैसे चलेगा, मात्र 30 साल में वो दुनिया के सबसे प्रॉस्पेरस देशों में से एक है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कतर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। कहा जाता है कि इस देश के पास जो अपनी गैस पाइपलाइन है, या फिर कहिए कि गैस का जो इकट्ठा हुआ भंडार है, जिसे रास लफान के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर ईरान के हमले ने $20 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया। कतर को वापस ग्रो होने में लगभग 4 साल लगेंगे, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। आज अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें जो ईरान के सामने हैं, डटकर खड़ी हैं, लेकिन काउंटर में एक पत्थर नहीं फेंकती हैं, उन्हें लगभग $58 बिलियन का नुकसान हो चुका है। आंकड़ों की बात करें तो चलते युद्ध में 500 मिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। और ऐसे नुकसान में ये सब लोग केवल मेजर्स में इतना ही कि अमेरिका को भी हम अपनी जगह से हमला नहीं करने देंगे। यदि इस तरह की स्थिति पनपते हुए आप सुनते हैं तो एक दिमाग में बड़ा प्रश्न आता है कि ये डरपोक हैं या अपने संसाधन बचा रहे हैं। इन्हें ऐसा कौन सा डर खाया जा रहा है, और अगर ये डर रहे हैं तो अमेरिका और इजराइल ने जब इन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाया तो इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब युद्ध शुरू करने वाले देश को डर नहीं, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि समुद्र पार करके अमेरिका बैठा है, वहां तक तो ईरान की मिसाइल्स ही नहीं पहुंच पाती। लेकिन साहब, उसी मिडिल ईस्ट के अंदर बैठा हुआ इजराइल है जिस पर ईरान की हर मिसाइल पहुंच सकती है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल को कोई डर नहीं। तो कहां कमी रह गई इन लोगों की सुरक्षा में, इनके सोचने के तरीके में। और ले देकर जब भी ये बात करते हैं तो डिप्लोमेसी की करते हैं। आज सोचने वाली बात है कि फुजरहा पोर्ट के ऊपर यूएई के हमला होता है, ईरान हमला करता है। अगले दिन अपडेट मिलता है कि अमेरिका कह रहा है कि हम अब ऑपरेशन फ्रीडम रोक देंगे। ऑपरेशन फ्रीडम यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फंसे हुए जहाजों को, जो खाड़ी में फंसे हुए जहाज हैं, उन्हें निकालने की कवायद जो ट्रंप ने शुरू की, 2 दिन के भीतर भीतर रोक दी, क्योंकि पीछे से सऊदी का प्रेशर आया कि मैं अपनी जगह आपको फिर से इन ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं करने दूंगा। इन सभी देशों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट हॉल्ट पर चली गई है। इनके यहां ना टूरिज्म हो रहा है, ना ये कभी मिडवे बन करके जो यूरोप जाने वाली भारत से फ्लाइट्स थी उनके लिए प्रॉपर ऑपरेशनल्स हैं। भारत के लिए भी जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, भारत से जाने के लिए जो वहां पर श्रमिक काम करते हैं, वो प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं है। तमाम चीजें अटकी पड़ी हैं, फिर भी शांत हैं। सवाल तो बड़ा है। आफ्टर ऑल जीसीसी कंट्री चुप क्यों है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ में है मेजर जनरल संजय मैशन साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। और मेरे साथ हैं एम्बेसडर सुशील सिंघल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप लोगों की मैं इस विषय पर राय जानना चाहूंगा। क्या लगता है कि जीसीसी कंट्रीज चुप क्यों हैं, खाड़ी देश चुप क्यों हैं? आपका ओपनिंग रिमार्क सर। अंकित, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने विषय उठाया, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। क्यों चुप हैं? लाजमी एक सब आदमी यही पूछेंगे कि क्यों कोई स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं या क्या कर सकते थे। तो पहली बात हमको ये समझना है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ का है, उनका मुद्दा और एम क्या था। ये लड़ाई से पहले उनका मेरे ख्याल एम बहुत क्लियर था, पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट। और इसीलिए आज ये जीसीसी कंट्रीज़ में आप देखिए सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल भारतीय हैं, 90 लाख भारतीय तो इसी जीसीसी कंट्रीज़ में, और उसमें सबसे ज़्यादा हैं
यूएई में। और वहाँ जितने भी भारतीय जाते हैं, हम खुद गए हैं, आप भी गए होंगे, वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है। कोई टेररिज्म की बात नहीं होती है, कोई धर्म की बात नहीं होती है, कोई किसी के बारे में बात नहीं करता। और जो रेडिकलिज्म है, जैसे पाकिस्तान कोशिश करता है ये रेडिकलिज्म लाने की, तो उनको वहाँ से वो डिपोर्ट कर देते हैं। और कोई भी वहाँ कोई गंदा प्रचार किसी भी प्रकार का करे, उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए, एक है आपकी पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस किया है। और इसी के विषय में मैं एक और चीज लेने मैं इसमें काउंटर करना चाहूंगा। बिल्कुल, आपका अगर कोई देश पीस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है तो 45,000 अमेरिकी सैनिक इन देशों में कर क्या रहे हैं? नहीं, एक बिल्कुल। तरफ आप पीस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अमेरिकी सैनिकों को बेस देकर बैठते हैं, तो फिर वो कर क्या रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी आपको उनकी वल्नरेबिलिटी देखनी पड़ेगी। हम अभी बैठे बैठे बात कर रही थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। हिस्टोरिकली पर्शियंस एंड अरब्स का एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है सुप्रीमेसी के लिए, कौन वहां पर सुप्रीम रहेगा, और रीजनल इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया। दूसरा, ज्योग्राफिकली ईरान के पास आज सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनकी जो कोस्ट लाइन है ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर्स अलॉन्ग दी स्टेट ऑफ हर्मुज, उसको वो पहाड़ी इलाके हैं। तो टोटल डोमिनेशन है, मैं बोलूँगा फायर एंड ऑब्जर्वेशन से, तो बहुत एडवांटेज है। इस तरफ आप देखिए रेगिस्तान है, जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है, पूरा रेगिस्तान का इलाका है, बाय एंड लार्ज उसको डेवलप किया है। तो उन्होंने जो ये उनकी वल्नरेबिलिटी ये है, एक तो पर्शियन एम्पायर का जो ओल्ड इम्पैक्ट है, एंड उनको ये भी पता है कि ईरान किस प्रकार डेवलप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। आप जब वनरेबल होने की बात करते हैं, मैं बीच में आपको फिर रोकूंगा। पॉइंट ये है सर, इससे ज्यादा वनरेबल इजराइल है, जो लगभग 7 जगह से वॉर एक मिनट कंट्रोल कर दो, कंप्लीट कर दूं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप देखिए, जो भी वहां से पार होना है, देखिए एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में टेरेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानता हूं। और जब टेरेन आपकी इंपॉर्टेंट है तो उसमें क्या है कि एक तरफ आ जाता है आपका रेड सी, खासकर सऊदी अरेबिया का तो पूरा ही वहाँ देखा जाए तो रेड सी है, और इधर से ये है। इस तरफ हुतीज ने डोमिनेट किया, इधर से ईरान ने शुरू से भी किया हुआ। और आपको एक अगर मैं वाकफा भी बता दूं, वाकफा क्या एक फैक्ट है कि इवन बिफोर दिस वॉर IRGC की जो नेवी थी, वो भारतीय शिप्स को भी, और जो दूसरी शिप्स भी होती थी जिसमें इंडियन सी फेयरर्स होते थे, आपको तकरीबन पता होगा पिछले 2-3 साल के अंदर 717 सी फेयरर्स को उन्होंने कब्जा कर लिया था। चार्ज ये लगा के कि ये स्मगलिंग करते हैं, बेसिकली एक्सटॉर्शन है, मनी चाहिए। और जब ये जनवरी तक इस साल हमारे 6 सेलर्स, सी फेयरर्स वहाँ उनकी कस्टडी में थे छाबर पोर्ट में, छाबर में। अच्छा, बिना कहा उन्होंने हाँ, एक वो लगा तो ये था, चल रहा था। तो ये हर कंट्रीज के साथ करते थे। तो अब क्या है कि आपको फ्री शिपिंग चाहिए, गल्फ कंट्रीज को भी फ्री शिपिंग चाहिए। अब उनको ये एक पता था कि यहाँ डोमिनेशन कभी भी भविष्य में ईरान करेगा, सो देयरफॉर उनके पास अपनी वल्नरेबिलिटी ओवरकम करने की क्या वो थी। एक तो ये खुद अपनी मिलिट्री पे डिप्लॉय करें, डिफेंड करें, तैयार करें। क्या उनकी काबिलियत है? नहीं। इजराइल का भी आप जो बात कर रहे हैं, इजराइल का है बेसिक मुद्दा है उनकी सर्वाइवेबिलिटी का सवाल है। जब सर्वाइवेबिलिटी है, वहाँ लड़की से लेकर सब उनको फोर्स्ड मिलिट्री ट्रेनिंग है और वो काम करते हैं रिजर्विस्ट के तौर पे, उनके लिए सर्वाइवल है, वो घिरे हुए हैं। इनके लिए सर्वाइवेबिलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं था, ये परसीव थ्रेट था, लेकिन अब ये मैनिफेस्टेड ऑन ग्राउंड हो गया है। और इसी वजह से इन लोग ने सोचा था कि एक इनकी प्रेजेंस की वजह से, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी और एयरफोर्स और आर्मी की वजह से जितने भी बेसिस हैं, एक इनहेरेंट सुरक्षा मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप जापान को देखिए, फिलीपींस में देखिए, सिंगापुर में देखिए, ये कई जगह ऐसा सिलसिला है। लेकिन अब हर कंट्री इसको रिव्यू करेगी। जीसी, अच्छा आपने ये भी बोला चुप क्यों है, करे क्या वो? उसके पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास सिर्फ एक मैकेनिज्म थे अपने को डिफेंड करने की, ऑप्शन था ऑफेंसिव। किस चीज़ से ऑफेंड करते, उनके पास तो था ही नहीं कुछ। तो उनके पास इंटरसेप्टर थे, उससे उन्होंने अपने को डिफेंड किया। जितने भी ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, अब इसराइल से भी ये ले रहे हैं, यूक्रेन से भी ले रहे हैं। तो एक इनके लिए लेसन लर्न ये आया है। तो इनके पास एक मिलिट्री ताकत नहीं थी, ना इन्होंने इतना फोकस किया। सऊदी अरेबिया के पास है मिलिट्री, यूएई के पास भी है, बट कितनी? इधर की आप स्ट्रेंथ देखती है। इस मुद्दे पे मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल। आपसे सर मैं इसी बात में, ये जो पॉइंट सर के साथ मेरा डिस्कस हो रहा है,
उनकी मिलिट्री नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं, यूएस मिलिट्री है, मैं ये मतलब बोलूंगा, मिलिट्री हाँ, है, लेकिन हाँ, उस तरह की नहीं है कि चलो ऑफेंसिव हो हाँ, जाए, हाँ, डिफेंसिव बिल्कुल, के लिए है। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने अमेरिका का सेंटकॉम का सबसे बड़ा बेस बनाकर अल उदैद में बिठा के रखा हुआ है। आज अगर इस तरह कतर, जो कि सेंटकॉम का मुख्यालय बनकर बैठा हुआ है, फिर भी अमेरिका को अपनी जगह यूज करने नहीं देता, ये बड़ा सवाल है कि इतने समय तक अमेरिका ये कहते हुए ही तो आया था कि तुम पर जब कोई हमला होगा मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। आज जब बचाने के लिए वो वहां खड़ा है, उस समय भी ये लोग उसके हाथ बांध दे रहे हैं कि नहीं, आप मेरी जगह यूज नहीं करोगे। मेरा प्रश्न यही है कि आपके पास खुद की भले ही सेना इतनी सक्षम ना हो, लेकिन जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात देश है वो तो गारंटी दे रहा है ना कि मैं आपकी जगह हूं ना, लड़ने दो मुझे अपनी जगह। आज अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर खड़ा हुआ है, अपना ब्लॉकेड लगाकर, खुद के जहाज भी क्रॉस करा के पर्शियन गल्फ में नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि अंदर बैठे देश उसे परमिट नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर है आप आओगे तो हमारा और नुकसान कराओगे। आपका क्या एंगल है सर इस बात को लेकर? अंकित, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट मैंने सुनी अभी आप दोनों के बीच में। मेरा अपना इसमें पहला तो ये है कि मैं ये नहीं करूँगा कि ये जीसीसी कंट्री डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसिव हैं वो, दे आर ऑल्सो एक्टिव। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें कि भाई वो हमला क्यों नहीं कर रहे, जवाबी हमला, तो डिफरेंट सिनारियो हो गया, बट दे आर एक्टिव। वो क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, रिजोल्यूशन, यूएन में रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जनरल साहब ने कहा कि जीसीसी किस लिए बना था, आई जस्ट गो बैक स्लाइटली बैक। जीसीसी बना था जॉइंट डिफेंस के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। जीसीसी कंट्री को देख करके हम कहते हैं कि शायद ऑयल ही उनके पास में सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, वो है कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म, सिविल एविएशन, अपार्ट फ्रॉम ऑयल। अब ये जो झगड़ा हुआ है, जब से सबसे पहले ईरान को क्यों मालूम है कि ये कंट्रीज वल्नरेबल है, तो ईरान क्योंकि यूएसए पे तो हमला नहीं कर सकता, केवल इजराइल पे कर सकता है। इसके पास इतनी मिसाइल्स नहीं है कि वो यूएस की मेन लैंड पे जा सके। केवल कोशिश कर सकता है जो उनका आर्मेडा, उस पर हमले करने की कोशिश जो उन्होंने की। लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो हैं ये जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जैसा कि अभी ज्योग्राफी के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। और उनके जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं उन पर अटैक उनके लिए मोस्ट वल्नरेबल हैं वहाँ पर, जो कि उन्होंने किया। और उससे क्या नतीजा निकला कि जीसीसी कंट्रीज़ की जो मेन स्ट्रेंथ है, आपने अभी आंकड़े दिए कि उस पर उसका उन्होंने, ईरान ने अटैक किया, जो बहुत सोची समझ पहल के तरीके हैं। तीसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, स्लाइड अगेन आई विल गो बैक, 2019 में सऊदी अरबिया में अटैक हुआ था और वहाँ उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं किया था और अमेरिका भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया था। तो वहाँ से वल्नरेबिलिटी रियलाइज हुई, क्योंकि वो उनका जो ऑयल प्रोडक्शन वो रुक गया था, महीनों लगे थे उसको रेस्टोर करने में। और ईरान ने वही प्लेबुक अब इस्तेमाल की है। आप सारे अटैक देखें यहाँ पर, या तो अमेरिकन बेसिस पे की है या उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जहाँ भी टूरिज्म हो, एविएशन हो, पोर्ट्स हो और इन्वेस्टमेंट सेंटर हो, होटल्स, टूरिज्म जगह है, वहाँ उनको मोस्ट वल्नरेबल जगह पर उन्होंने अटैक किया है। तो दे हैव रियलाइज कि जो अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटी तो दी थी उनको कि भैया उनको ये था, और ऑब्जेक्टिव जैसा आपने भी कहा सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर उनको सबको ये था कि अमेरिकन बेस है तो अमेरिका अपनी तो सुरक्षा करेगा, हमारी भी करेगा। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई है 2 महीने में, हम देखा तो व्हाट यूएसए डिड, ये अबेंडन्ड हिज ओन बेसिस। नहीं सर, उसके पीछे तो तर्क यही दिया जाता है कि इन देशों ने ही मना कर दिया था। नो बट इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, दे अबेंडन्ड बिकॉज दे डिडंट हैव कैपेसिटी। बिल्कुल, अब उनके पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो सब चीज को डिफेंड करते। दे फोकस्ड अपनी जो उनका आर्माडा था उनको सेव करें, और इजराइल, इनको सबको इन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया। मैं इसमें मतलब मेरा थोड़ा डिफर ओपिनियन है जी। अगर ऐसा हुआ होता, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी सर, उनमें एक चीज निकल के कॉमन आ रही थी कि शुरुआती दौर में भी इन देशों ने अपने बेसिस, क्योंकि ईरान का थ्रेट यही था कि आपने अगर इन देशों के बेसिस का इस्तेमाल किया तो मैं ये मानूंगा कि ये देश वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब तक मैं अमेरिकी ठिकाने जो जीसीसी कंट्रीज में हैं, फिर चाहे अमेजन का मुख्यालय हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, गूगल का हो, हम उनको निशाना बना रहे हैं, अमेरिकी दूतावास को निशाना बना रहे हैं, कॉन्सुलेट को निशाना बना रहे हैं, लेकिन
अगर ये लोग अपनी जगह इस्तेमाल करने दिए तो हम पूरे देश को निशाना बनाएंगे। और कहते हैं कि इसी कारण से ये देश डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं हुए थे। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि जब आप किसी देश को परमिट ही नहीं कर रहे हो कि आप मेरी जगह का इस्तेमाल करो, तो फिर अमेरिका कैसे हेल्प करेगा सर? देखिए, यही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ डिफर करता हूँ कि शुरू में स्टेटमेंट आए थे कि हम अब परमिट नहीं करेंगे, बट इन प्रैक्टिस दे अलाउड। अमेरिका ने उनके अगर वो अलाउ नहीं करते तो वहाँ से लॉन्च कैसे कर पाते? इजराइल कैसे लॉन्च करता अटैक्स? इजराइल और ईरान तो साथ साथ है नहीं, देयर इज अ गैप। तो अल्टीमेटली उनका एयर स्पेस क्रॉस किया और वहाँ जो इनके बेस थे वहाँ से भी अटैक हुए। ऐसा तो नहीं है, तो इसे रिकॉर्डेड है कि वहाँ से उनके बेसिस से अटैक लॉन्च हुए ईरान के ऊपर। तो ये कहना कि जो है इन जीसीसी देशों ने अलाउ नहीं किया, अमेरिका के हाथ बांध दिए, आई हैव स्लाइटली डिफरेंट टेक ऑन दैट। लेकिन मेरा पॉइंट अगेन मैं कम बैक कि जो है अमेरिका में कैपेबिलिटी नहीं थी इतनी कि वो सबको डिफेंड कर सके इतना, क्योंकि हम ऑलरेडी मालूम है ऑलरेडी वहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम का क्राइसिस पैदा हो चुका है। क्योंकि बड़े जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेटेजी ली कि उन्होंने लो कॉस्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया और उनको हाई कॉस्ट मिसाइल इंटरसेप्टर यूज करने पड़े अमेरिका को। जबकि यहां पे एक और बताऊं मैं, यूक्रेन ने इसकी टेक्नोलॉजी मास्टर की हुई है और लास्ट अगस्त में जब जेलेंस्की वहां गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसने ऑफर दिया था कि हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहां जो लॉबी बहुत स्ट्रांग है, आर्म लॉबी जैसा कि हम जानते हैं, दे डिडंट एग्री। अल्टीमेटली उन्होंने एक्सेप्ट किया, अल्टीमेटली उन्होंने इजराइल को भी सप्लाई किए और जो जीसीसी कंट्री है उनको भी, और अमेरिका को भी यूक्रेनियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तभी वो ईरान को वो रोक पाए वहां पर। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं, इसके एक तो मैंने इकोनॉमिक कारण बताया, दूसरा क्या है कि इन देशों को अपने इंटरनल रिजीम का भी खतरा है कि कैसे वो जस्टिफाई करें कि मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में अगेन जाएं तो किस तरह से ये जो कंट्री क्रिएट हुए हैं, जो रिजीम क्रिएट हुए हैं, दे आर ऑल आर्टिफिशियल, दे आर इम्पोज्ड। ठीक है, तो रिजीम का एक पॉइंट हो सकता है कि मुस्लिम देश क्यों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तो वो पर्शियन और अरेबियन कन्फ्लिक्ट की आप और हम बात कर ही रहे थे। मेरा सवाल सर एक इसमें एक्सटेंडेड है, और एक्सटेंडेड ये है कि जहां अमेरिका एक तरफ इजराइल को बचाने चला आता है, इन देशों से उसे बहुत रेवेन्यू मिलता है क्योंकि अमेरिकी कंपनीज यहाँ बहुत सक्रिय हैं। इन देशों में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के चलते इनको डॉलर भर भर के मिलता है। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन है। अगर गलती से जीसीसी कंट्रीज का फेवर अमेरिका से हट के चाइना की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये इन देशों के साथ साथ अमेरिका का भी बड़ा नुकसान है। इन देशों को तात्कालिक नुकसान है और अमेरिका को लॉन्ग टर्म में नुकसान है, क्योंकि उसका एक पावर सेंटर हिल जाएगा। मुझे ये समझना थोड़ा टफ लगा एनी टाइम कि जब आपने युद्ध शुरू किया था उस समय तक इजराइल को ये कन्विंस था कि मुझ पर हमले होंगे, इन देशों को भी कन्विंस था कि हम पर हमले होंगे, चाहे ईरान से इन्होंने कितनी भी 1-to-1 बातें की हों। लेकिन जैसे होता है ना कि आपको हमने बंधक बना रखा है, अगर आपने हमें निशाना बनाया तो हम बंधक मार देंगे। तो बिल्कुल आतंकी तरह की घटना थी, जिसके चलते यूएई ने भी मल्टीपल टाइम ईरान को आतंकी शब्द से संबोधित किया कि आतंकवाद है, या आपने हमें हॉस्टेज बना रखा है, वो कुछ करते हैं आप हमें गोली मार देते हैं। मैं सर बार बार इसी सवाल को उठाता हूं कि जब आप 30 साल से इतना पैसा और प्रॉस्पेरिटी कमाते हैं, आपके पास सरप्लस में अमाउंट है, ट्रेड सरप्लस है, बिलियंस ऑफ डॉलर आपके पास है, ये लोग सब कुछ करते हुए भी अपने डिफेंस को इतना मजबूत क्यों नहीं कर पाए जितना इजराइल कर गया? देखिए, डिफेंस को ये क्यों नहीं मजबूत कर पाए, साफ है कि इनकी देखिए फोकस टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था, पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट पे था। और आप देखिए भारत का भी इसमें एक मैं बोलूँगा जो हमने आईएमएफ कॉरिडोर G20 में डिक्लेयर किया था, वो भी यही था कि देखिए इकोनॉमी टुडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा तो वो भारत के लिए भी अच्छा था, उनके लिए भी अच्छा था, यूरोप के लिए भी अच्छा था। और ये एक हमने जो काउंटर किया था, ये BRI को काउंटर किया था, जो चाइना का एक इनिशिएटिव था। तो कहने का मतलब है, देखिए लड़ाई जब आप लड़ते हैं, आपको पहली बात रियलिस्टिक असेसमेंट खुद करना है कि आपकी काबिलियत क्या है। नंबर 1 मैन पावर। आज यूएई में देख लिए कितने ओरिजिनल वहाँ के अमेरिटीज हैं, बहुत कम, लगभग 30 लाख। सबसे ज्यादा तो हिंदुस्तानी है, 33 लाख। तो क्या हम लोग वहाँ जाके किसी के लिए लड़ने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग भी अपने डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं और हम लोग का वहाँ प्रेजेंस इटसेल्फ वो डेवलपमेंट हो रही है। तो अब कंट्री का एक फोकस करना पड़ता है। पाकिस्तान का उदाहरण देखिए, उनके फोकस क्या रहा है? रेडिकलिज्म रहा है। हिंदुस्तान का फोकस क्या हुआ है? ये हुआ है पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमारे सामने दो बड़े बड़े दुश्मन हैं, चीन और
पाकिस्तान, तो हमारे पास मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, हमने फोकस किया है डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों में। इनके पास लिमिटेशंस हैं मैन पावर की, ओरिजिनल लोग तो वहाँ बहुत कम हैं। क्या वो लड़ना चाहेंगे, वो भी एक सवाल उठता है। तो वो डिफेंसिव पे उनका ज़्यादा पोस्चर है, और उन्होंने सोचा था ये जो हमने मिलिट्री बेसिस दे दिए हैं अमेरिकन को, ये एक इनहेरेंट सिक्योरिटी हो जाएगी हमारे लिए। तो उन्होंने डिफेंस पे फोकस किया। सऊदी अरेबिया की भी बहुत बड़ी आर्मी है, उनके पास एयरफोर्स है, F-35 है, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है उनके पास नहीं है। उन्होंने हुतीस वगैरह को भी टैकल किया है। पर कहने का मतलब है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया। और आज उनके पास क्या मिसाइल्स थी लॉन्च करने के लिए, काउंटर बिल्कुल नहीं थी, ये नहीं थी। सो उन्होंने फोकस किया डिफेंसिव मैकेनिज्म में। इजराइल का जो हम बात कर रहे हैं उनका बेसिकली अलग फोकस था बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब ये जो लड़ाई जब शुरू हुई है, देखिए आज मैं अगर बोलूं बहुत ही ब्लंटली एज अ मिलिट्री मैन, मैं बोलूंगा यूनाइटेड स्टेट्स हैज लेट डाउन द जीसीसी कंट्रीज। उन्होंने रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं किया था, शायद उन्होंने मिलिट्री असेसमेंट अंडर एस्टिमेट किया था कि काउंटर रिएक्शन इतना तगड़ा नहीं होगा और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी होंगी कि हम शायद इनको इंटरफेयर कर पाएंगे। आई थिंक वो रॉन्ग हो गए, इनकी ड्रोन्स और मिसाइल कैपेबिलिटीज को असेस नहीं कर पाए। यहां तक आपने देखा डिएगो गार्सिया तक भी एक मिसाइल फायर हुई थी। तो दैट मीन्स दे हैव गॉन रॉन्ग इन देयर असेसमेंट, एंड वो असेसमेंट की वजह से आज जीसीसी कंट्रीज के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है अब फ्यूचर में क्या उनकी सिक्योरिटी अमेरिकन प्रेजेंस से सिक्योरिटी बढ़ी है या थ्रेट बन गई है। तो थ्रेट बन गई है हकीकत में, बिल्कुल ठीक है। अब उनके पास चारा क्या है। दो देश हैं जो मेरे को दिमाग में आते हैं, एक है भारत। भारत भी क्या इन्वॉल्व होना चाहेगा, मेरे ख्याल नहीं होना चाहेगा। तो बचता कौन है देश, चीन। और आपने सवाल में चीन का वर्णन किया है। पॉसिबिलिटी है कि ये लड़ाई के बाद गल्फ कंट्रीज आपस में बातचीत करेंगे कि यार अमेरिकन प्रेजेंस ने तो हमें लेट डाउन कर दिया, बल्कि हमें वल्नरेबल कर दिया। अगर अमेरिकन नहीं होते, उनके ऊपर कोई वजह नहीं थी ये उनको मारने की। अब इजराइल किसका, ये ईरान किसका बेस्ट पार्टनर है, बेस्ट फ्रेंडशिप है ईरान चाइना के साथ। कल चाइना अगर यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है इन गल्फ कंट्रीज में, और वो अपने मिलिट्री बेसिस, जिबूती में तो है ही उसका एक नेवल बेस है, वो कल अरेबियन पेनिनसुला में लगा देता है अपने मिलिट्री बेसिस, भारत को भी नुकसान, हमारा IMEC कॉरिडोर क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका को भी नुकसान। और आज की तारीख में ये जो पूरा लड़ाई हुआ था, ये चाइना को भी चोक करने के लिए था कि इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह यहाँ से नहीं जाने चाहिए और ईरान इनसे दूर हो जाना चाहिए। मेरे को तो लग रहा है उल्टा होने वाला है कि चीन को यहाँ पर इनरोड्स मिल जाएंगे, और हो सकता है अरेबियन पेनिनसुला में कल ये आ गए तो आप लिख के ले लीजिएगा, अगर कल ईरान का और किसी से और युद्ध होता है, अमेरिका के अगर यहाँ से बेसिस भी हट जाते हैं, तो अमेरिका की भी एक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके पास बेसिस नहीं है। फिर ये जॉर्डन पुटन में देखेगा या इजराइल के पास देखेगा, इजराइल की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ये सुरक्षित हो जाएंगे। और इनका मिलिट्री प्रेजेंस अगर होता है चीन का, या नेवल प्रेजेंस होता है, तो ऑटोमेटिकली ईरान इनके ऊपर कभी फायर नहीं करेगा। तो पॉसिबिलिटी है, ये संभावना भी एक हो सकती है। ये देखिए अभी ये बड़ी डायनेमिक्स चल रही हैं, और जीसीसी कंट्रीज का आपस में भी मेरे को लग रहा है तालमेल में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। आप ये देखिए अभी ओपेक से किस प्रकार यूएई बाहर निकल गया है, और उसका भी अभी देखिए इन द लॉन्ग रन यूएई की ये अरेबियन पेनिनसुला की बिगेस्ट इंपॉर्टेंस क्या, आपने बड़ा सही बोला, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं ये है, लेकिन बेसिक स्टार्ट पॉइंट तो ऑयल था ना। लेकिन आज उन्होंने भी रियलाइज कर दिया है, एक लेवल आएगा ये ऑयल का भी सैचुरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में नाउ पीपल आर ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। जब रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली प्लेटोड हो जाएगी। जब प्लेटोड हो जाएगी, इसलिए यूएई ने निकल के ये अपना एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बना के फटाफट बेचे, चाहे लो प्राइस में बेचे, प्रॉफिट तो कमाए। तो ये बड़ा डायनामिक्स है, इसमें एनर्जी है, बिल्कुल ठीक, चाइना का है, यूएस का है। मेरे ख्याल यूएस की स्ट्रेटेजी यहाँ टोटल फेल हो गई है। ठीक है सर, इस बात के ऊपर हम लौटते हैं, और इसी के साथ में इस वीडियो को यहां पर आपके सामने कंक्लूड कर रहा हूं। और कंक्लूजन कुछ इस तरह जा रहा है कि जीसीसी कंट्रीज के चुप होने के जो मायने अभी पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करके निकले, और कुछ जो हमने अपने लिए तथ्य जुटाए थे, उनमें सबसे मेजर कारण जो निकल के आया, पहला कारण पॉपुलेशन है। अगर मैं आपके सामने फैक्ट रखता हूं तो जीसीसी कंट्रीज इस समय 63 मिलियन पॉपुलेशन, अराउंड 6.5 करोड़ की आबादी रखती है
6 देश मिलकर, इनमें भी मेजर पॉपुलेशन सऊदी रखता है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो स्टैट्स है कि लगभग 9.5 करोड़ की पॉपुलेशन ईरान के पास है। एक तरफ 6 देश मिलकर के भीड़ इकट्ठी करें और एक तरफ ईरान रखे तो ईरान नंबर्स में ज्यादा है, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अपने लोगों में। जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने एक फैक्ट दिया यहां पर कि यूएई के पास अपने नेटिव्स बहुत कम है, यही हाल कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब देशों का है। दूसरा एक पॉइंट जो यहां पर निकल के आया वो ये कि जीसीसी कंट्रीज के बीच में आपसी तालमेल की भी कमी है। और उसको इस तरह से समझिए, लॉन्ग टाइम से जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तक कतर ईरान और सऊदी को साध के चला करता था। एक और चीज जो युद्ध के काल में देखी गई, जब खमनेई साहब नहीं रहे और मुज्तबा खमनेई उनके जो बेटे हैं वो सुप्रीम कमांडर बनते हैं, तो ओमान की तरफ से उन्हें बधाई भेजी जाती है। आप खुद पीड़ित पक्ष में हैं और आप मुज्तबा खमनेई को बधाई भेजते हैं। इससे जीसीसी कंट्रीज में एक रिफ्ट पैदा हुई थी। एक और पॉइंट है यहां पर जो निकालने का है वो ये कि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर अब्राहम अकॉर्ड में पार्टिसिपेट करता है इजराइल के साथ, जिसके चलते इजराइल और यूएई की जो नजदीकी है ये ईरान को रास नहीं आती। वो ये मानता है कि मेरी मिसाइल अगर इजराइल भी नहीं पहुंची तो अब्राहम अकॉर्ड मतलब था कि यूएई वो कंट्री था जिसने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैं इनसे अपना बदला लेता रहूंगा। तो ये कुछ वो कारण थे जिसमें जीसीसी कंट्रीज ना तो संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ एकमत हो पाई, बहरीन और यूएई एक सुर में इजराइल के साथ साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखकर चल रहे थे। जब भी बात हुई आईमैक की, तो आईमैक भी जब यहीं से यूएई से होते हुए सऊदी होते हुए इजराइल जाने की बात करता है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन बनकर आता है जिसमें जीसीसी कंट्रीज एक भी नहीं है और एक भी हैं। अमेरिका उन्हें एक करने का प्रयास भी कर रहा है, तो ये अपने मुद्दों में बटे हुए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बचपन की कहानी है कि अगर आप साथ होकर नहीं चलेंगे तो आपके मतभेद को कोई दूसरा फायदा उठा ले जाएगा, ईरान ने कुछ वैसा किया। अब अगर हम यहां से आगे वे अहेड की बात करें तो जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये कि चाइना भविष्य में इन लोगों के बीच में मध्यस्थता कराने वाला देश बने। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईरान के साथ चाइना की $400 बिलियन की ऑयल इंपोर्ट की डील है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जब यहां इन देशों की सुरक्षा में काबिल नहीं बनता दिखता, तो ये देश हो सकता है चाइना को भी अपने यहां पर बेस बनाने की परमिशन दे। जब चाइनीज बेस होंगे तो मारने वाला और मरने वाला दोनों तरफ होगा, तो शायद झगड़े रुक जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट यहां पर निकल कर आई है। और आखिरी पॉइंट, जब ओपेक कंट्री से ओपेक जो समूह है, देश का समूह संगठन है, उससे जब यूएई बाहर निकलता है और कहता है कि मैं 5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस करूंगा, मुझे उस कोटा सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, यह दर्शाता है कि जीसीसी शायद लॉन्ग रन में चलते हुए सरवाइव ही ना करे। ये मेरा कंक्लूसिव रिमार्क है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी थोड़ी बहुत सहमति इसके साथ दे पाएं। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने रिमार्क्स के लिए, लास्ट रिमार्क के लिए ओपन है सर, प्लीज। मैं ये बोलना चाहूँगा जीसीसी सरवाइव करेगा। ओके। वो ब्रेक नहीं होगा, फ्रिक्शन हमेशा रहा है और रहता है, लेकिन आज उनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जो आईमैक कॉरिडोर है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क कब आ जाएगा, अगर चाइना यहाँ पर घुसता है तो फिर यह बड़ा मतलब इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है इस समय। उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम। हाँ, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हाँ सर। वेल यू नो आई मीन ब्रॉडली आई एग्री आप जो कह रहे हैं, लेकिन जीसीसी में जो इशू है बेसिकली डिफरेंशिप इशू है, जो कि हमने अभी बात नहीं की। सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं बिल्कुल। पहले सऊदी अरब लीडर था और यूएई उसको फॉलो करता था। नाउ उनके जब चाहे आप हुतीस का देखें या आप जो है माली में देखें, कहीं भी आप देखें, दोनों के इंटरेस्ट डिफर कर रहे हैं, क्योंकि यूएई अब जो है सऊदी अरबिया के शैडो में नहीं रहना चाहता। वो फील करता है, वट एवर द रीजंस, राइट और रॉन्ग, वो तो खैर उनका अपना असेसमेंट है, कि वो ताकतवर बन चुके हैं और सऊदी अरेबिया के साथ में उनके इंटरेस्ट कोइंसाइड नहीं करते। इसी के चलते ओपेक से भी बाहर, ओपेक से भी वो इसीलिए बाहर आया क्योंकि सऊदी अरेबिया इम्पोज कर रहा है कि कोटा सिस्टम, कि भाई कोटा को करे, प्रोडक्शन घटाइए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को सूट करता है, लेकिन यूएई को वो सूट नहीं कर रहा। तो एक यहाँ पर लीडरशिप का बहुत बड़ा इशू आ गया है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, मेरे ये तो फ्यूचर के रेल्म में है कि क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन जो चाइना की इस वक्त सिचुएशन है और उसके जो इंटरेस्ट है, चाइना को इस वक्त रिमोट कंट्रोल चाहिए। वो खुद डायरेक्टली इस पोजीशन में नहीं आया है अभी तक कि वो खुद कन्फ्रंट कर सके यूएसए को उसके बैकयार्ड में।
क्योंकि उसका इंटरेस्ट है पैसिफिक, नेबरिंग एरिया और ताइवान। तो उसकी फोकस, क्योंकि उसके लिए वो वाइटल है और वो वल्नरेबल भी है वहां पर, तो इसलिए वो अपने आप को इस वक्त कोशिश उसकी ये है कि स्प्रेड थिन ना करें अपने आप को, जो कि यूएस ने किया है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस क्लेम पर हूं कि आने वाले समय में जीसीसी को लीडरशिप खतरा होगा और ये भविष्य में शायद ही सरवाइव करें। और आपने हमारे जो पैनलिस्ट गेस्ट हैं उनका आपने ऑब्जर्वेशन सुन ही लिया। ये था वीडियो का पार्ट 1। इससे आगे चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।